अभी तो टाई की गांठ गले में है और टाई नीचे झूल रही है। अगर शर्म करता रह गया तो टाई की गांठ तो गले में ही रहेगी, पर टाई को ऊपर पंखे से लटकाना है। दो कंपनियों में डायरेक्टर, तीन कंपनियों का प्रोपराइटर, 3 माइंस का ओनर और करोड़ों का प्रॉपर्टी बिजनेस वाला बिजनेसमैन आपको एक गारंटी देकर के जा रहा है कि बिजनेस से भी बेहतर आप। मैं पिछले 2 साल से इस अभियान का हिस्सा हूं। क्यों मैंने 22 सालों तक नहीं किया, जानना चाहते हैं? और अब मैं क्यों कर रहा हूं, ये भी जानना चाहते हैं? तो देखिए, मैं पहले से कपड़े का व्यापारी हूं। भिलवाड़ा में कपड़े का फैक्ट्री है मेरा, और पूरे भारत में हर स्टेट में ऐसा कोई भारत का राज्य नहीं है जहां मेरा कपड़ा नहीं बिकता है। और विश्व की कुछ कंट्रीज में कपड़ा एक्सपोर्ट भी करता हूं। तो मैं क्या एसी कैबिन में बैठ के अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं। तो मुझे लगता था यार, ये फिर टाई पहन के और गांव-गांव जाकर के ये आरसीएम करने की क्या जरूरत है? पैसा ही तो कमाना है, तो वो तो मैं कमा रहा हूं। तो पैसा मैं कमा रहा हूं, तो फिर मुझे ये आरसीएम करने की क्या जरूरत है? हो सकता है आप में से भी जो नए साथी आज आए हैं, ऑलरेडी आप पैसा कमा रहे होंगे। किसी का कोई कपड़े का दुकान होगा, किसी का किराने का व्यापार होगा, किसी के खेती बाड़ी से बहुत अच्छी इनकम आ रही होगी, कोई फाइनेंस के बिजनेस में होगा, कोई माइनिंग के बिजनेस में होगा, कोई पॉलिटिक्स में होगा, किधर भी होगा। पैसा हम कहीं भी कमा सकते हैं। तो मेरे को ये लगता था कि पैसा कमाना ही जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है, और इस एक गलतफहमी की वजह से 22 साल इस सिस्टम से मैं दूर रहा। अच्छा, पर एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे तो लगता है ना। पर जब मैं पैसा उधर कमा रहा हूं, तो फिर आरसीएम करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, फिर आरसीएम करने की जरूरत क्या है? क्या मैं ये पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं? नहीं ना। देखिए, इसमें क्या होता है, 22 साल तक मुझे समझ नहीं आया, पर 22 साल बाद एक वैश्विक घटना घटती है, जो कोविड आया था। और कोविड आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। यहां भी लगा था क्या? सब कुछ बंद हो गया, सब घरों में बंद थे, सब कुछ बंद हुआ, तो मेरी फैक्ट्री भी बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हुई तो इनकम आना भी बंद हो गई। अब कुछ दिनों तो लॉकडाउन में बड़ा मजा आया था, घर में सबके साथ रह रहे थे, अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद चिंता शुरू हुई कि यार ये कब खुलेगा, और मेरी फैक्ट्री नहीं आ रही है तो इनकम भी नहीं आ रही है, तो कैसे इसको लाइफ को मेंटेन किया जाएगा। फिर टेंशन हुई कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, अगर मेरा बुरा हाल है तो उनका क्या हो रहा होगा। फिर लगता था कि यार दुनिया में और कई लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या हो रहा होगा। और ऐसे पूरी दुनिया का दायरा टेंशन में था कि यार कई लोग कहीं नौकरी करते हैं, कहीं कुछ और करते हैं, बैंक में जो लोग काम करते हैं, क्या हो रहा होगा। तो सोचते सोचते आरसीएम वालों की भी टेंशन हुई कि यार आरसीएम वालों का क्या हो रहा होगा। पर मैंने इनको चेक किया था, यार इनके तो मजे हो रहे थे, क्योंकि आरसीएम का कोरोना आ रहा है, पूरी दुनिया बंद है, पर इन लोगों के चेक आना बंद नहीं हुए। उल्टा कोरोना के दौरान इनको डबल फायदा हुआ, काम करना बंद, फील्ड में जाना बंद, और घर में बैठे मजे से पूरे परिवार के साथ मजे ले रहे हैं, सुबह शाम पकवान खा रहे हैं, और चेक पहले से ज्यादा आ रहे हैं। तो पहली बार जिंदगी में मुझे ये लगा कि यार ये इस सिस्टम में कुछ तो बहुत बड़ी पावर है, जिसको मैंने नहीं समझने की गलती अब तक की है। तो ये मेरे को लगा कि इस सिस्टम में कोई बहुत बड़ी पावर है, जिसको मैंने अब तक समझा ही नहीं, गलती की है। तो पहली बार इसको समझना शुरू किया। नहीं तो मैं भी आपकी तरह ऐसे मीटिंगों में जाता था, और ऐसी छोटी मोटी मीटिंगों में नहीं जाता था, मैं सिर्फ एनिवर्सरी में जाता था। और उस जमाने में जो एनिवर्सरी होती थी ना, तो रेवाड़ी में एक एनिवर्सरी हुई थी जिसमें 1.5 लाख लोग आए थे। और दिल्ली में जो हर साल एनिवर्सरी होती है, लगभग 25-30 हजार लोग आते हैं, और पहली लाइन में जाके बैठ जाता हूं, क्योंकि परिवार का हिस्सा हूं, तो बहुत अच्छा लगता है। पर इतनी एनिवर्सरियों में गया, पर मैं बिजनेस को समझता नहीं था। वहां मजा इसलिए आता था कि मेरे परिवार का काम है और बहुत शानदार चल रहा है, और मजा इसलिए भी आता था कि बैकग्राउंड में गाना बहुत जोरदार चलाते थे ये लोग। ये चलाते थे वहां पे कि छाबड़ा जी तूने कमाल कर दिया, और मैं भी छाबड़ा हूं तो अच्छा लगता था, मेरे को मजा आता था। तो ये मैं सुनता था, पर समझने का कोशिश मैंने पहली बार तब की। अच्छा, पहली बार में भी मैंने इसको शुरू तक करना शुरू नहीं किया, 3 साल लगा इसको समझने में कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से कुछ अच्छा कर रहा हूं। जो व्यक्ति पहले से घोड़े की सवारी कर रहा होता है ना, उसकी इच्छा होती है कि अब मैं हाथी की सवारी करूं। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि घोड़े से उतर के गधे पे बैठ जाऊं। तो मेरे सामने प्रश्न ये था कि यार मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, इतनी इनकम मेरे को आती है, क्या इतना आरसीएम मुझे दे पाएगा क्या?
और यकीन मानना साथियों, उन 3 साल की रिसर्च की मैंने, एक एक बारीक से बारीक रिसर्च, आरसीएम के पास्ट को देखा, आरसीएम का वर्तमान देखा, आरसीएम का भविष्य देखा, एक एक लीडर की कहानी को देखा, हर व्यक्ति ने कहां से शुरू किया था, आज वो किस मुकाम पर है और क्या वो आगे कितना जा सकता है, उस पोटेंशियल को चेक किया। और 3 साल बाद मुझे समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूं वो तो कुछ भी नहीं है, उससे भी कुछ बहुत बड़ा अगर मुझे कुछ दे सकता है तो उसका नाम है आरसीएम। और इसलिए आज मैं उस बिजनेस को पार्ट टाइम करता हूं और इस आरसीएम अभियान का फुल टाइम हिस्सा हूं मैं। तो साथियों, ये आरसीएम अभियान जो है ना, दुनिया में इससे कुछ सरल हो नहीं सकता। अगर आपको इससे सरल कुछ पता है, मैं आज पूरी चीज बताने वाला हूं। जो 3 साल की मेरी रिसर्च है ना, वो पूरा निचोड़ आज आपको देने वाला हूं। अगले 1-1.5 घंटा अगर आपने मुझे ढंग से सुन लिया तो बहुत मजा आपको आने वाला। देखो, एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक औरत थी जो गर्भवती थी और बच्चा होने वाला था। उसको बच्चा होने वाला था, डिलीवरी का टाइम आ गया, लेबर पेन होने लगा तो डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब अपना अटैची लेकर के आ गए। अटैची लेकर के आए तो उस कमरे में गए जिस कमरे में वो महिला थी, सबको बाहर निकाला। डॉक्टर साहब अंदर। 5 मिनट बाद पसीने से भीगे हुए डॉक्टर साहब बाहर आए। घर वालों ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले बाद में बताऊंगा, पहले तुम कोई बड़ा सा पत्थर है क्या तुम्हारे पास? घर वाले टेंशन में बोले पत्थर क्यों मांग रहा है, पर उनको लगा यार ये तो डॉक्टर है, कुछ जरूरी चीज होगी, तो उन्होंने लाके दे दिया। फिर 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब फिर अंदर गए पत्थर लेके, फिर पसीने से भरे हुए बाहर आए। घर वाले खुशी से बोले क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारे पास आरी है क्या? बोले यार डिलीवरी कर रहा, कर क्या रहा है, आरी मांग रहा है। पर चूंकि उन्होंने सोचा डॉक्टर है, कुछ जरूरी होगा, तो उन्होंने आरी जानते हैं ना, लकड़ी काटने का जो होता है, तो बोले आरी, तो आरी भी लाके दे दी उन्होंने। फिर डॉक्टर साहब अंदर गए, फिर 2 मिनट बाद पसीने से भीगे हुए हाँफते हुए बाहर आए। अरे बोले यार हथौड़ा है क्या तुम्हारे पास? बोले डॉक्टर साहब ऐसी की तैसी, पहले ये बताओ कि हो क्या रहा है। बोले साला अटैची खुले तो बताऊं ना कि हो क्या रहा है। तो देखो, सफलता आज यहां पे भी जन्म लेगी, पर जब अटैची खुलेगी, यानी कि आपका ये दिमाग का ताला खुलेगा, तो सफलता जन्म लेगी, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आरसीएम कोई बिजनेस नहीं है, कोई मेंबर जोड़ने की स्कीम नहीं है। अगर जो बिजनेस समझ के यहाँ आया है, या जिसने भी आपको ये बिजनेस समझाया है, शायद उन्हें ये पूरी जानकारी नहीं है। पिछले मैं अपने उन 3 सालों के रिसर्च और 2 साल से इसमें काम करने के एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया का सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे महान अभियान है। और इस अभियान के 3 मुख्य बिंदु हैं। वो है, पहला है स्वास्थ्य रक्षा। क्या है जी? स्वास्थ्य रक्षा पर हम किस प्रकार से काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह से आप तालियां बजा रहे हैं, ऊर्जा दिखा रहे हैं, आप लोग जिंदा हैं। पर जिंदा रहने के लिए, जिंदा क्यों हैं? क्या किया आपने ऐसा कि आप जिंदा हैं? खाना खाया आपने, है ना? सही है, नहीं तो भूखे मर जाते। बात सही है एकदम। सर के लिए तालियां बजा दो यार। अच्छा, जिंदा हो, करते क्या हो आप लोग रोजाना अपनी जिंदगी से चेक करो। आगे भी जिंदा रहना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा उसको भी चेक करो। क्या आप रोज नहाते हो? यानी कि आप नहाते भी हैं, फिर खाना भी खाते हैं, फिर कपड़े भी पहनते हैं। ये तो करना ही है ना। अगले 30-40 साल 50 साल और जिंदा रहेंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। या कोई व्यक्ति कहेगा मैं तो नहीं नहाऊंगा सर, आज से कपड़े पहनना छोड़ दूंगा सर, खाना खाना छोड़ दूंगा सर, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं ना। तो आरसीएम में जितने उत्पाद हैं, जितने उत्पाद, आप अगर सवेरे उठ करके चाय पीते हैं तो आरसीएम में मौजूद है, आप अगर ब्रश करते हैं तो आरसीएम में मौजूद है, टूथपेस्ट आरसीएम में मौजूद है, नहा दो साबुन मौजूद है, शैम्पू मौजूद है, कंडीशनर मौजूद है। आप अगर भगवान को अगरबत्ती करते हैं, इबादत करते हैं तो साला इसमें अगरबत्ती मौजूद है। उसके बाद अगर आप नाश्ता करते हैं तो प्रोटीन मौजूद है, आप खाना खाते हैं तो आटा दाल चावल मौजूद है, कपड़े पहनते हैं तो साड़ी सलवार सूट पैंट शर्ट कुर्ता पजामा जूते चप्पल मोजे टाई बेल्ट मौजूद है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि नहीं है? तो ये बताइए कि अगर आप केवल आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ जिंदा रहते हैं, दुनिया में अब तक आपने 30 40 50 साल तक आप जिंदा थे, लाखों रुपए के सामान आए घर में, क्या 1 रुपया भी उसके बदौलत आया क्या? पर यहां काफी सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कुछ सालों से सिर्फ आरसीएम का सामान लेना शुरू किया और साला बंगला बन गया, गाड़ी बन गई, लाखों आ गए, करोड़ों आ गए, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, है ना जी? तो ये प्रोडक्ट है, तो जीवन जीना कोई व्यापार है क्या? बस आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ ही जीवन क्यों जिए? सवाल तो इतना सही है ना।
जिंदा तो रहना है तो ये तो सामान यूज करने ही पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। पर क्यों आरसीएम के ही पहने, सबसे जीवन में महत्वपूर्ण सवाल ये होता है। और आरसीएम के प्रोडक्ट बनाते वक्त कंपनी ध्यान रखती है कि वो प्रोडक्ट ऐसे हो जो डेली काम में आने वाले प्रोडक्ट हो। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप घर पे ले जाके सोचो कि साला यार इसको किसको ले जाके दूं, आप खाएंगे खत्म हो जाएगा, आप यूज में लेंगे खत्म हो जाएगा। आपकी रोजाना की जिंदगी में वो काम आता ही आता है। दूसरा, वो प्रोडक्ट आपको हेल्दी हो, किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो, आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इस चीज का ख्याल रखा जाता है। क्वालिटी इतनी शानदार हो कि अमीर से अमीर व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यार आपका तो प्रोडक्ट घटिया है, मैं तो इससे महंगे और शानदार प्रोडक्ट लेकर के आता हूं और इतनी वाजिब कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं कि सबसे निम्न आय वर्ग वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यार इतना महंगा तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। मैं अब आप लोगों को ये बताता हूं कि आपने दुनिया में कई लोग ऐसे देखे होंगे, कई व्यक्ति, कई महिलाएं, कई पुरुष आपने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने जिंदगी में पान नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, शराब नहीं पी, तंबाकू नहीं खाया, बीड़ी सिगरेट कुछ भी यूज नहीं किया, कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है कैंसर से, हार्ट अटैक आ जाता है, लीवर फेल हो जाता है। और ये लीवर फेल वाला जो है ना, एक शराबी मेरा दोस्त मैंने मिला, जो मैंने कहा शराब मत पिया कर लीवर फेल हो जाएगा। बोले लीवर तो उसका भी फेल हो गया जो शराब नहीं पीता, मेरे को तो पीने दे, कह रहा था, है ना। पर लीवर फेल क्यों हो जाता है? जब हमने कोई नशा ही नहीं किया, कोई व्यसन नहीं किया, कोई चीज हमने की नहीं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि बाजार में जो सामान मिलते हैं, इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पार्ले जी का बिस्कुट नहीं खाया हो? सबने खाया है। अच्छा, एक पार्ले जी के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। एक महीने में पार्ले जी कंपनी 1 लाख बिस्कुट के पैकेट बनाती है और बाजार में पार्ले जी के 10 लाख पैकेट बिकते हैं। तो ये 9 लाख कहां से आ रहे हैं जी? नकली। कहां से आ रहे हैं? अधिक मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोग उसको नकली बनाते हैं, जो आपको दिखेगा पैकिंग बिल्कुल पार्ले जी असली जैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे सहित एक भी व्यक्ति इस हॉल में ऐसा नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में वो नकली पार्ले जी नहीं खाया हो। सबके पेट में गया है। और फिर हमारे को धीरे 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 इस तरह की गंभीर बीमारियां, चूंकि नकली उत्पाद हम खाते हैं, तो हो जाती है। बाजार में और कई सारी चीजें। ये एक मसाले का वीडियो है, मैं आपको दिखाने की बजाय मैं आपको बता देता हूं कि मसाला बनाने में क्या होता है। धनिया पाउडर जो होता है ना, धनिया पाउडर में घोड़े और गधे की लीद मिलाई जाती है। ईंट जो है ना, ईंट का बुरादा मिलाया जाता है मिर्च के पाउडर में, और साइट्रिक एसिड और लेड मिलाया जाता है हल्दी के अंदर, जिनसे गंभीर बीमारियां होती है। और हम लोग मजे से चटकारे ले लेकर उन मसालों को खाते हैं। आप किसी कंपनी का ब्रांड का लेकर के आ रहे हैं, पैकिंग वही है, ब्रांड वही लिखा हुआ है, पर अंदर मिलावट है। आप जज नहीं कर सकते, आप चेक नहीं कर सकते। और तो और मैं बताता हूं आपको कि कोई रसोई में कोई ऐसी चीज है जो बिना नमक के बन जाए? नहीं बन सकती। और शक्कर के बिना कोई त्योहार पूरा हो सकता है क्या? वो नमक और शक्कर जो है वो भी प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं। कि ये नमक और चीनी भी किससे बन रही है? प्लास्टिक से बनाई जा रही है। अब आप कहां बच सकते हैं? अच्छा, इतना पार्ले जी आपने खाया, लाखों रुपए का पार्ले जी आप खा गए। आप चाहें कि यार पार्ले जी की फैक्ट्री मुझे देखनी है, तो देख सकते हैं क्या आप लोग? आरसीएम वर्ल्ड कितने लोग गए आप में से? हाथ ऊंचा करके बताओ। ओहो गरज। तो ये मुझे बताइए कि क्या आपने वहां पे कोई फैक्ट्री देखी कि आरसीएम वर्ल्ड में? क्या क्या देखा? आटा बनते हुए देखा, मसाले बनते हुए देखे, नमकीनें बनती हुई देखी। आप जब देखने गए थे तो आपको गेट पे रोका गया था क्या कि पहले तेरी आईडी चेक करा? आईडी चेक नहीं करी? आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप आरसीएम के मेंबर हो या नहीं हो? कुछ भी नहीं पूछा, आप गए और देख लिया। अच्छा, साला जिसको नकली बनाना ही नहीं है उसको किसके बाप का डर? जो मर्जी आए देख ले, जो मर्जी आए, चाहे वो आरसीएम अभियान का हिस्सा हो, नहीं हो, जुड़ा हो, नहीं जुड़ा हो। रोजाना हजारों की संख्या में एकेडमी के रूप में वहां पूरे भारतवर्ष से लोग पहुंचते हैं और उनसे एक सवाल नहीं किया जाता, और वो जिस मर्जी चाहे प्लांट में घुस करके वो प्लांट देख सकते हैं, अपनी आंखों से ये उत्पाद बनते हुए देख लेते हैं। और जिसने अपनी आंखों से बनते हुए देख लिया, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बहन के घर में कोई दूसरी कंपनी के मसाले आ रहे हों। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे ननिहाल में कोई दूसरी कंपनी का तेल यूज हो रहा हो। चाहेगा क्या? और जब वो चाहता है, अपने ननिहाल में कहता है कि यार तेल खाना है तो आरसीएम का ही खाना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अपनी बहन को कहता है कि मसाले आटे तो तू आज से आरसीएम के ही खाएगी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। तो क्या वो कोई व्यापार कर रहा है क्या?
नहीं ना। आप जो ये आरसीएम के उत्पाद, जो फैक्ट्रियां आपने भिलवाड़ा में देखी होंगी, ये उत्पाद अगर आप किसी के घर में पहुंचाते हैं ना, तो आप पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि आप उसके पूरे परिवार को हार्ट अटैक, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। यानी कि अगर आप आरसीएम के उत्पाद इस दुनिया तक पहुंचा रहे हैं तो आप दुआएं कमाने का काम करते हैं। पैसा दुनिया में हजारों जगह कमाया जा सकता है, दुआएं कमाने के लिए सिर्फ आरसीएम को ही उपयोग में लेना पड़ेगा। अब दूसरा बिंदु आता है स्वावलंबन। स्वावलंबन यानी कि किसी को फाइनेंशियली, पैसे के तौर पर मजबूत बना देना, किसी को सेल्फ इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बना देना, कि वो अपना खुद कमाए, खुद खा सके, स्वावलंबी बन जाए, किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़े। मेरा एक दोस्त है, अब चूंकि मेरा दोस्त है और फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं था, तो मेरे पास आया कि भैया मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। दोस्त है तो दे दिए। उसने कहा मैं महीने 2 महीने में आपको लौटा दूंगा। 2 महीने बाद वापस आया, मैंने सोचा पैसे लौटाने आया, पर उसने कहा कि यार मुझे एक 10,000 रुपए की और जरूरत है। मैंने कहा यार पहले वाले बोले दोनों एक साथ में लौटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है ले जा, फिर दे दिए। फिर 2 महीने बाद फिर आया तो खुशी हुई कि यार चलो अपने 20,000 रुपए वापस लौटाएगा ये। पर उसने फिर आकर के कहा कि यार इस बार मेरे कुछ गंभीर प्रॉब्लम है, घर में कोई बीमार है, शादी भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, तो मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। मेरी जगह आप होते तो दे देते क्या? मैंने भी नहीं दिए। यार कैसे कैसे देंगे? अब आप उसको, अच्छा मैंने क्या किया, मेरा एक मित्र है जो फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर था, मैंने उसको आरसीएम करना सिखा दिया। आज 2 साल 2.5 साल में वो आरसीएम का टेक्निकल है, 2 लाख रुपए महीने जैसी शानदार इनकम आती है। और अकेला टेक्निकल नहीं है, उसकी टीम में कई सारे रॉयल्टी है, कई सारे वाइटल हैं, और अपने साथ साथ लाखों लोगों को वो सक्षम बना रहा है। तो बताइए क्या करना चाहिए? पैसे उधार देने चाहिए दोस्त को, कि आरसीएम करना सिखा देना चाहिए? तो ये होता है स्वावलंबी बनाना, और ये कर रहा है ये आरसीएम। जब आप ये काम करते हैं तो केवल खुद पैसा नहीं कमाते हैं, जब तक आप अपने साथ कई लोगों को सक्षम नहीं बना सकते, तब तक आप भी सक्षम नहीं बन सकते। ये डिजाइन ही ऐसा है कि अगर संजीव सर इसमें बड़े हुए हैं, आज सुधी मैडम इसमें बड़ी हुई है, मंडल मैडम बड़ी हुई है, सर बड़े हुए हैं, तो इनके साथ लाखों लोग हैं जो आज इसके माध्यम से घर, बंगला, गाड़ी, इनकम शानदार ले रहे हैं। ये ऐसे ही काम करता है। तो इसके माध्यम से हम दुनिया को स्वावलंबी बनाते हैं। और पैसा कमाने के लिए हमें कुछ बिजनेस करना हो, और मान लो पार्ले जी की एजेंसी लेनी हो, तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं साहब। लाखों रुपए देने के बाद पार्ले जी की एजेंसी मिलती है, मुफ्त में नहीं मिलती है। और लाखों रुपए देने के बाद भी अगर मैंने मान लीजिए अररिया डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एजेंसी ली है, तो अररिया में ही मैं बेच सकता हूं, बाकी दुनिया में नहीं बेच सकता। बेच सकता हूं क्या? एक प्रोडक्ट की एजेंसी, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट और एक सीमित दायरे में बेचना, और वहीं आरसीएम आपको देता है 450 से ज्यादा प्रोडक्ट की एजेंसी, और उसका भी कोई दायरा नहीं, पूरे भारत में जहां मर्जी चाहो व्यापार करो, पूरे भारत में। और ऐसा नहीं है कि आपका मिलने वाला कोई कश्मीर में रह रहा है या केरल में रह रहा है तो आपको खुद को उठा करके वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट में रखकर उस तक पहुंचाना है या घर जाकर के देके आना है। आपको नहीं करना है ये काम, ये व्यवस्था आपके लिए कंपनी ने ऑलरेडी कर रखी है। पूरे भारत में कंपनी के 160 से ज्यादा डिपो हैं, पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट, जिन्हें हम वंडर वर्ल्ड कहते हैं, वो मौजूद है। पूरे भारत में 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल्स है, जहां लोग घर में ये उत्पाद रख करके अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। और आदरणीय सौरभ सर ने एक शानदार सिस्टम शुरू कर दिया कि साला मोबाइल एप्लीकेशन में एक बटन दबाओ और घर पे होम डिलीवरी मंगाओ। बटन दबाओ, किसी के भी घर पे भिजवाओ। किसी भी शहर में वो रहता हो, उस शहर का आप सेंटर चूज कीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन में अपने दोस्त का एड्रेस डालिए, उसके घर पे वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। और ऐसा मैं कर रहा हूं, अपने कई दोस्तों के घरों पर ये प्रोडक्ट हर महीने में इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचा देता हूं। आप इस पावर को काम में लीजिए यार। और ये जो डिस्प्ले वॉल है, इसके माध्यम से मैं चांद पे कोई आदमी रहता हो तो वहां बिजनेस कर सकता हूं यार। एक डिस्प्ले वॉल खुलानी है, प्रोडक्ट पहुंचाना है। आप दुनिया में कहीं भी इसकी ताकत को पहचानो कि कंपनी ने आपके लिए कितना बड़ा सेटअप तैयार कर रखा है कि कोई बहाना आपके पास बचता ही नहीं है।
आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये सारा सिस्टम मैं कहता हूं ये इतना सरल है, मैंने जैसा पहले भी कहा, इससे सरल आप कुछ जानते हो तो मुझे भी बता देना, मैं वो भी करने को तैयार हूं। इतना सरल है कि एक व्यक्ति जो आरसीएम अभियान में जुड़ने से पहले दूध बेचने का काम किया करता था, अपनी साइकिल के पीछे स्टैंड पर दोनों साइड दूध की टंकी लगा करके घर घर जाकर के दूध देने का काम किया करता था। जिंदा इसको भी रहना था, और जिंदा रहना था तो सिर्फ एक निर्णय लिया, जिंदा इसको भी रहना था। इस दूध वाले ने एक निर्णय लिया कि आज से आरसीएम के ही प्रोडक्ट यूज करूंगा, और अगर अच्छा लगा तो दुनिया को भी बताऊंगा। और केवल मात्र इतना सा करने से आज ये इस सिस्टम के रूबी हैं। 5 लाख रुपए जैसी शानदार इनकम आत्माराम कसवा सर को आती है। यार दूध बेचने वाला, यार अगर वो इस सिस्टम का रूबी बन सकता है तो ये अभिषेक छाबड़ा तो डायमंड बनेगा ना यार, बनेगा कि नहीं बनेगा? या मैं इससे भी कमजोर हूं? क्या आप अपने आप को इससे कमजोर समझते हैं? इतना आसान कि अगर ये कर सकता है, आपको क्या लगता है कि इस तस्वीर को, केवल इस तस्वीर को देखें, क्या इंग्लिश बोलना आता था, किताबें पढ़ना आता था, कंप्यूटर चलाना आता था, भाषण देना आता था? आरसीएम में आ जाओ, आप सब कुछ सीख जाओगे, कोई दिमाग का बैरियर नहीं है। आप में से तैरना किसको आता है जी? आता है, बहुतों को आता है भैया। आप मुझे यहां कमरे में तैरना सिखा सकते हो क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो साला आरसीएम कैसे सीख जाओगे? आरसीएम में आओगे और सीख जाओगे, बाहर रह के नहीं सीखा जा सकता। अच्छा बताइए, नौकरी अच्छी होती है कि बिजनेस? बिजनेस अच्छा होता है। मैं 2 कंपनियों में डायरेक्टर, 3 कंपनियों का प्रोपराइटर, 3 माइंस का ओनर और करोड़ों का प्रॉपर्टी बिजनेस वाला बिजनेसमैन आपको यह गारंटी देकर के जा रहा है कि बिजनेस से भी बेहतर आरसीएम है। जानना चाहते हैं कैसे? जानना चाहते हैं? तो मैं देखो, बिजनेस से भी बेहतर आरसीएम ऐसा है कि मैंने आज के 20 साल पहले कपड़े का व्यापार शुरू करने के लिए 4 करोड़ रुपए लगा करके एक फैक्ट्री, 20 साल पहले 4 करोड़ लगा करके मैंने ये फैक्ट्री की शुरुआत की। अब फैक्ट्री ऐसे ही नहीं लग गई कि 4 करोड़ रुपए दिए इधर फैक्ट्री चालू, नहीं, ये कोई साबुन नहीं है कि पैसे दिए साबुनात में। मैंने सबसे पहले एक जमीन खरीदी। जब जमीन खरीदी तो वो जमीन खेती हरी जमीन थी, तो उसको इंडस्ट्रियल कन्वर्ट कराना पड़ा, ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े। फिर जब इंडस्ट्रियल की परमिशन उस पर मिली तो एक बिल्डिंग बनाई गई। बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें मशीनें विदेश से इंपोर्ट की गई, विदेश से लोग आए, उन्होंने मशीन को इंस्टॉल किया, भारत के लोगों को उस मशीन को चलाते कैसे हैं ये सिखाया, और जब सीखे तो रॉ मटेरियल मंगाया गया और कपड़ा बनाया गया। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। जैसे ही कपड़ा बनने लगा तो सरकार ने कहा यार फैक्ट्री चलाओगे तो पॉल्यूशन भी होगा, प्रदूषण तो करोगे तुम, तो तुम्हें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की परमिशन लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारे को लेबर रखोगे तो लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के आनी पड़ेगी। बिजली का कनेक्शन लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से तुम्हें परमिशन लेके आनी पड़ेगी, मीटर लगाना पड़ेगा, डीपी लगानी पड़ेगी, ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, और ऐसा कई सारे डिपार्टमेंट, रिक्को डिपार्टमेंट और कई सारे डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ी। तब जाकर के कपड़ा बनना शुरू हुआ। और कपड़ा बनना शुरू हुआ तो सरकार ने कहा अच्छा बेचोगे? मैंने कहा हाँ। बेचोगे तो मुनाफा भी होगा? मैंने कहा हाँ। तो बोले फिर हर महीने तुम्हारे को जीएसटी भी जमा कराना पड़ेगा। जीएसटी का रिटर्न भर करके जमा कराना पड़ेगा, फिर हर महीने टीडीएस का रिटर्न भर करके जमा कराना पड़ेगा, फिर साल के अंत में इनकम टैक्स का रिटर्न भर के इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इनकम टैक्स साल के अंत में भरोगे, पहले एडवांस टैक्स तुम्हें हर 3 महीने में जमा कराना पड़ेगा। और इतना सारा करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, स्टाफ रखना पड़ता है, तनख्वाह बांटनी पड़ती है, बिजली के बिल भरने पड़ते हैं, और फिर रंगदारी वाले आ जाते हैं, बोले हम कहाँ जाएंगे, हमारा भी तो है भैया। लेबर कहती है हमारी भी एक यूनियन है भैया। अड़ोस पड़ोस में कोई जगराता, कोई माता जी नवरात्रा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, बोले चंदा चाहिए, वो भी आ जाते हैं। फिर पड़ोस वाला थाना भी आ जाता है, बोले भैया चाय पानी तो हम भी पीते हैं। साला इतना ताम झाम झमेला करने के बाद कपड़ा बनता है, फिर उसको उधार बेचते हैं, फिर उधार को मांगने के लिए जब वापस जाते हैं तो कई तरह के ताने सुनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब कुछ होता है। इतना झमेला करने के बाद जितनी इनकम मैं कमाता हूं ना, कोई ऑफिस खोल रखा है आपने?
सर कोई ऑफिस खोल रखा है, कोई स्टाफ रख रखा है, कोई डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, कोई एनओसी लेनी पड़ती है, आपको कोई लेबर रखनी पड़ती है, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, हिसाब किताब रखना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता, बिना किसी तामझाम झमेले के मुझसे ज्यादा पैसा आरसीएम के टॉप सीनियर लीडर्स कमा रहे हैं यार। तो अभी देखो फैक्ट्री चल रही है, आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए अपना बिजनेस की आरसीएम? आप कह रहे हो इसलिए अब मैं आरसीएम ढंग से और करूंगा, है ना? आप कह रहे हो इसलिए। और ऐसा नहीं है, आरसीएम में एक और दिक्कत होती है कि यार मुझे एक ही चीज खटकती रही उन 3 सालों में कि आरसीएम के लोग कहते हैं हम कर रहे हैं नए भारत का निर्माण। क्या कहते हैं बाबूजी? नए भारत का निर्माण। मैंने कहा यार ये कैसे करोगे तुम लोग? मेरे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो लाखों करोड़ों का टैक्स भरते हैं, उनके टैक्स के पैसों से रोड बनता है, स्ट्रीट लाइट लगती है, कॉलेज खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, बांध बनते हैं, आपके घरों तक लाइटें पहुंचती है, पानी पहुंचता है। हमारे टैक्स के पैसों से होता है यार भारत का निर्माण। आरसीएम अकेला कैसे कर रहा है भारत का निर्माण? तो फिर बात जब समझ में आई तो मुझे लगा कि टैक्स पेयर करते हैं भारत का निर्माण। फिर एक तस्वीर मैंने देखी उन 3 सालों की रिसर्च के दौरान, तो वो जो तस्वीर नजर आई वो 2 भाइयों की तस्वीर थी। एक का नाम है समुद्रनाथ योगी, दूसरे का नाम है शंभुनाथ योगी। ये दोनों भाई आरसीएम की शुरुआत से पहले मेरे यहां ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे और दोनों भाइयों की तनख्वाह थी 3,500 रुपए महीना। एक भाई आज भी ड्राइवर है, आज भी सौरभ सर की गाड़ी वही चलाता है, फाटक खोल के सर को बिठाता है, अटैची उठा के डिग्गी में जमाता है और जब सर अंदर ऑफिस में बैठे होते हैं तो कपड़ा लेके गाड़ी चमकाता है। 20,000 रुपए उसकी तनख्वाह बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 20,000 रुपए महीना। और वहीं ये दूसरा भाई जिसने निर्णय लिया कि मुझे तो अब आरसीएम अभियान का हिस्सा बनना है, आरसीएम के प्रोडक्ट खाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। इसकी 1 महीने की इनकम है 2.5 लाख रुपए महीना। कितनी है जी? सोचो यार, ड्राइवर ही रह जाता तो 20,000 तो मिलता, फिर हमारे सामने कभी बैठने की हिम्मत नहीं करता। पर आज ये समुद्रनाथ योगी टीसी सर के साथ बैठ करके चाय पीने की हिम्मत रखता है। पैसे के साथ साथ ये सम्मान आरसीएम आपको दिलाता है। और केवल इतना ही नहीं, अब बताओ मुझे कि कौन करता है नए भारत का निर्माण? आरसीएम की मेरे जैसे टैक्स पेयर। कैसे करता है आरसीएम? मैं आपको बताता हूं कि कुछ टैक्स पेयर्स के टैक्स चुकाने से भारत का निर्माण नहीं होगा, बल्कि आरसीएम जैसी शक्ति के साथ मिलकर के भारत के प्रत्येक नागरिक को इनकम टैक्स चुकाने वाला जब हम बना देंगे तो इस नए भारत का निर्माण होगा। और इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा लगता है जी आपका? 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। पर मैं बिजनेसमैन आदमी, बढ़िया आदमी, मेरे दिमाग में एक टेंशन, साला भीख मांगने के लिए भी पहले एक चटाई और कटोरा खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है कि नहीं खरीदना पड़ता? तो ये बिना इन्वेस्टमेंट के लोग करोड़पति कैसे बन रहे हैं? साला भीख नहीं मांग सकता बिना इन्वेस्टमेंट के आदमी। पर मुझे समझ में आया कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता होगा। मैं रिसर्च करता गया, 3 साल सोचता गया और मेरे को समझ में आई कि आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए धन इन्वेस्ट करने की नहीं, मन इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। और जिसने जितना मन लगा रखा है उसको उतना ही ज्यादा रिटर्न आ रहा है। आपका मन का इन्वेस्टमेंट देख लेना, जिसका मन का इन्वेस्टमेंट कम है उसको इनकम कम है। बात समझ में आ रही है जी? ये तस्वीर गौर से देखें आप, धन नहीं था इस व्यक्ति के पास लगाने को। मैं जिस एक फैक्ट्री का मालिक हूं, ऐसे ही भीलवाड़ा शहर में ये एक फैक्ट्री में कर्मचारी के तौर पर काम किया करते थे। 7-8 हजार रुपए महीना इनकी तनख्वाह हुआ करती थी और धन नहीं था, मन था। मन लगा करके काम किया तो आज उसी भीलवाड़ा शहर में जहां ये 7,500 हजार रुपए महीने की नौकरी किया करते थे, उसी शहर में ये रहते हैं 25 करोड़ के मकान में। आप में से किसने मुकेश कोठारी सर का बंगला देखा है? देखा है? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। और जितने लोग भीलवाड़ा जाएं, इस बार मुकेश कोठारी जी का बंगला जरूर देख करके आएं। और जब इस बंगले के सामने खड़े हों तो अपने दिमाग में तस्वीर ये वाली याद रखना कि साला 7,000 रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति अगर ऐसा कर सकता है तो मैं भी। आज वाले मुकेश कोठारी सर को देखेंगे ना, डर लगेगा कि ये नहीं हो सकता। पर इस तस्वीर को देखेंगे ना तो लगेगा साला इसने कर लिया, मैं भी कर लूंगा। है ना? बात समझ में आ रही है जी? ये एक और चीज बताता हूं
आरसीएम में क्या होता है, शुरू शुरू में एक बहुत बड़ी टेंशन ये होती है कि यार ये टाई पहननी पड़ती है, ये कोट पहनना पड़ता है ना, शर्म आती है ना। मेरे को भी 22 साल तक लगता था कि यार ये टाई हटा दो ना यार, क्या लगता था। हाँ, एक कारण ये भी था नहीं करने का कि ये टाई क्यों पहननी पड़ती है। पर फिर मुझे टाई कैसे पहनते हैं, हम यहाँ गले में गांठ लगाते हैं और टाई ऐसे नीचे झूल रही है, ऐसे ही पहनते हैं, सभी ऐसे ही पहनते हैं टाई। अब ये क्या हुआ, मैंने कहा यार 23 साल में अगर ये आदमी 25 करोड़ के मकान में आ गया तो इसका मतलब आरसीएम से अगले 10-15 साल में इसके घर के बाहर एक हवाई जहाज भी आ जाएगा। तो अभी तो टाई की गांठ गले में है और टाई नीचे झूल रही है। अगर शर्म करता रह गया तो टाई की गांठ तो गले में ही रहेगी, पर टाई को ऊपर पंखे से लटकाना पड़ेगा। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि पुराने व्यक्ति जो कहावतें बना के गए हैं वो कहावतें यूं ही फिजूल नहीं हैं। और मैंने उस दिन समझ लिया, वो कहावत है कि जिसने की शर्म उसके फूटे। तो मैंने उसी दिन शर्म को छोड़ करके टाई पहन करके आ गया। ये टाई पहनना बहुत जरूरी है। कईयों को लगता होगा यार ये क्यों जरूरी है, अभी भी वो मेरे को चैलेंज कर रहे होंगे मन ही मन में कि क्यों जरूरी है। अरे एक बात बताइए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर एक कोट पहनता है, क्यों? चड्डी बनियान में भी तो कर सकता है आपका ऑपरेशन, हो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, फिर क्यों कोट पहनता है? एक पुलिस वाला क्या अपना कानून बिना वर्दी के नहीं चला सकता? आपका बच्चा जो स्कूल पढ़ने जाता है उसको आप रंग बिरंगे कपड़ों में भेज दो ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ नहीं पड़ता। बात वो की वही है, पढ़ाई तो वो की वही मिलेगी, पर जब हम इस वर्दी में होते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस वक्त ये काम मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए वर्दी जरूरी होती है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर गौर से देखो। धन नहीं था लगाने को, धन नहीं था। 1500 रुपए महीने की नौकरी किया करते थे, इस तरह की सेमिनार सुनने के लिए साइकिल से आते थे और केवल मन लगा करके काम किया। तो आज जहां भी सेमिनार देने जाते हैं खुद की मर्सिडीज कार से जाते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, मन लगाने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है जी?